पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। रात के 9:30 बजे और वक्त हो गया है 20 मिनट 20 खबर का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ आज हत्याओं के अलग अलग मामलों से दहल उठा है। तीनों ही वारदात चरित्र शंका के कारण अंजाम दी गई। देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में 75 साल के बुजुर्ग ने चरित्र संदेह में अपनी 74 साल की पत्नी की लोहे की टांगी से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने अपनी बेटी को फोन कर घटना की जानकारी दी। दरअसल साल 2009 में आरोपी ने पत्नी को गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। इसी शक के चलते पति ने 16 साल बाद अपनी पत्नी को मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पूछताछ जारी है। ये मामला राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ठरकी का है। वहीं बिलासपुर में भी चरित्र शंका को लेकर पत्नी की हत्या हुई है। पति ने सर पर लोहे के सब्बल से वार कर हत्या किया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अंबिकापुर में पत्नी के सामने ही पति ने कीटनाशक पी लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान पति ने दम तोड़ दिया। पत्नी की चरित्र शंका के कारण पति अलग रहना चाहता था। बताया जा रहा है कि पति शपथ पत्र में साइन करने की पत्नी से जिद कर रहा था। पत्नी ने जब इनकार कर दिया तो पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। उसने कीटनाशक पी लिया। पुलिस इन तमाम मामलों में आगे जाँच कर रही है। कोरबा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। कुदरी गांव में जल्दी धनवान बनने और अंधविश्वास के फेर में कबाड़ व्यापारी समेत 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। फार्म हाउस के कमरे से कबाड़ व्यापारी अशरफ मेमन, सुरेश साहू और दुर्ग निवासी नीतीश कुमार के शव मिले। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के बैगा ने तीनों को तंत्र मंत्र के जरिए 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ रुपए में बदलने का लालच दिया था। फार्म हाउस में कथित अनुष्ठान किया जा रहा था। इसी दौरान चौकीदार को घर भेज दिया गया। मृतकों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मामले में पुलिस अब भी उलझी नजर आ रही है। वो बैगा लोग बोलते फोन नहीं उठाना है। मैं 2 बजे रात आई यहाँ पे, तब मैं देखी मेरा पति पड़ा है मरा। आप बताइए आप लोग, मैं कैसे जीऊंगी। तीनों की फौत हो गई थी। तो पूछताछ किया गया तो प्रथम दृष्टया यह पता लगा कि जहर खुरानी हुई है बोलकर। फिर भी सत्यता की जांच है तो अभी समय लगेगा, जांच की जा रही है। इस घटना से जहां पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं बैगा राजेंद्र कुमार समेत उसके सहयोगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांजगीर के चापा स्थित हनुमानधारा क्षेत्र में हसदेव नदी में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। रेस्क्यू के बाद DDRF ने तीनों बच्चों के शवों को बरामद किया। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। घटना के बाद चापा में शोक का माहौल है। दरअसल बुधवार को 3 बच्चे हसदेव नदी में नहाने गए थे। यहाँ नहाने के दौरान तीनों डूब गए। दोपहर बाद जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजन सक्रिय हुए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम और परिजन मौके पर पहुंचे तो वहाँ बच्चों के कपड़े, साइकिल, मोबाइल और चप्पल मिले। फिर DDRF की टीम ने खोजबीन शुरू की। और दूर में कहीं टीला था एक, उस टीले पे गए भी थे। कुछ आई विटनेस मिले हैं जिन्होंने बताया कि टीले के पास बच्चे 4 बजे दिखाई दिए। तो टीले को छू के जब बच्चे लौट रहे होंगे तो शायद गहरे पानी में चले गए होंगे और वहाँ से फिर निकल नहीं पाए। तो ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और उनके बच्चों की बॉडीज रिकवर करके PM के लिए भेजा गया है। तीनों बच्चों के शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया है और तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच की जा रही है। कवर्धा के बांधाटोला गांव में नवविवाहिता की सेप्टिक टैंक में लाश मिली है। परिजनों का आरोप है कि ससुर ने हत्या की और फिर शव को टैंक में छिपा दिया। दो महीने पहले बांधाटोला के भोजराज पटेल ने डोंगरगढ़ की रहने वाली कामिनी निषाद से लव मैरिज की थी। भोजराज काम के सिलसिले में हैदराबाद चला गया। 20 दिनों से उसका कामिनी से संपर्क नहीं हुआ तो उसने अपने पिता से कामिनी के गायब होने की बात बताई और अब कामिनी की लाश उसके ससुराल के ही सेप्टिक टैंक में मिली है। महिला के परिजनों के मुताबिक लव मैरिज से नवविवाहिता का ससुर काफी नाराज था। उसने ही कामिनी को घर में अकेला पाकर हत्या कर दी और लाश को सेप्टिक टैंक में डाल दिया। पूछताछ के क्रम में और पतासाजी के दौरान में ये पता चला है
कि एक महिला की लाश जो है वो जहल पटेल के घर में सेप्टिक टैंक में मिली है, जिसके संबंध में शिनाख्त की जा रही है। संभवतः ये जो बॉडी है वो गुमशुदा जो महिला है कामनी निषाद उसी की हो सकती है। क्या रही है, जैसे ही तथ्य सामने आएंगे आपके सामने मीडिया के सामने वो बता दिया जाएगा। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है, जबकि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई बलरामपुर कलेक्ट्रेट में हुई। जिला छानबीन समिति ने अब सुनवाई की अगली तारीख 29 दिसंबर तय की है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बता दें कि आदिवासी समाज ने विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया था। इस मामले की सुनवाई के लिए प्रशासन ने छानबीन समिति का गठन किया है, जिसमें शिकायत पक्ष की ओर से 10 लोग मौजूद रहे। जिला स्तरीय छानबीन समिति को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, इस आशय का हमने आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया था। आज विपक्ष द्वारा उस आपत्ति पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है। आगामी तिथि 29/12/2025 को उस पर डिसाइड होगा, उसी पे आर्गूमेंट के लिए फिक्स हुआ है। उनके द्वारा एक रिकॉर्ड बुलवाने के लिए जो वाड्डफनगर न्यायालय से उन्हें आवेदन लगाया, उस पर भी मैंने बहस किया, तो माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार कर लिया है और रिकॉर्ड बुलाने के लिए यथाशीघ्र ज्ञापन जारी कर रहे हैं वाड्डफनगर न्यायालय को। पिछली सुनवाई के दौरान विधायक पक्ष की ओर से आपत्ति की गई थी, उसका जवाब प्रस्तुत किया गया है। मामला गंभीर होने के बाद इसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत थी, इसलिए सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। महासमुंद जिले के सोरित गांव में 8 साल पहले माध्यमिक स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन किया गया। 4 साल पहले 74 लाख रुपए स्वीकृत भी हुए, लेकिन आज तक भवन की नींव तक नहीं रखी गई। छात्र परेशान हो रहे हैं। बच्चे भवन के अभाव में पंचायत भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। सोरित गांव में स्थित स्कूल को साल 2017 में उन्नयन करते हुए इसे शासकीय हाई स्कूल में बदल दिया था। समय बीत जाने के बाद भी हाई स्कूल भवन की नींव नहीं रखी गई। वर्तमान में 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं तक के 270 बच्चे पंचायत भवन में ही पढ़ाई करते हैं। बच्चे, पालक और प्रभारी प्राचार्य ने सारी परेशानियों को बताते हुए जल्द भवन निर्माण की मांग की है। यहाँ हाई स्कूल नहीं बना है, लेकिन हाई स्कूल का संशोधन हो गया है। 4 साल से यहाँ भवन का निर्माण नहीं हुआ है। पंचायत भवन में बैठ के पढ़ना पड़ता है, जो व्यवस्थाएं स्कूल में होती है वो यहाँ नहीं हो पाती हैं और यहाँ में पढ़ने में दिक्कत होती है। काम बंद होने के कारण अभी तक आज पर्यंत तक हाई स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ है सर। यहाँ लड़कियों के लिए वॉशरूम की अभाव है, खेल मैदान की अभाव है, सबसे ज्यादा समस्या है तो यहाँ पेयजल की समस्या है। स्कूल में भवन निर्माण नहीं होने से शौचालय, पानी आदि की भी सुविधा नहीं है। तमाम बच्चे परेशान होते रहते हैं और शिक्षक भी। सूरजपुर के करंजी इलाके में पिछले 10 दिनों से कोयला परिवहन पूरी तरह ठप है। सड़क की स्थिति खराब है और बढ़ते धूल प्रदूषण और दुर्घटना की आशंका का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कोयला ढुलाई रोक दी और इससे ट्रांसपोर्टर्स नाराज हो गए हैं। विरोध के कारण करीब 100 से ज्यादा ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर्स के अनुसार परिवहन बंद होने से ट्रक मालिकों को लाखों का नुकसान हो रहा है। सरकार को भी करोड़ों की रॉयल्टी की हानि उठानी पड़ रही है। मामले को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने कलेक्टर सूरजपुर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द परिवहन बहाल करने की मांग की है। वहीं ट्रांसपोर्टर्स ने चेतावनी दी है कि जल्द परिवहन बहाल न होने की स्थिति में वो चक्का जाम जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। इतना डस्ट उड़ता है कि जो ट्रक के पीछे जो पड़ा रहता है ना, वो धूल ही धूल हो जाता है और जानने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। आंख कान सब में पड़ जाता है धूल। गाड़ियाँ सब खड़ी हैं, ड्राइवर और खलासी भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं, रोजगार यही है, गाड़ी से ही उनका है। हमारा भी रोजगार यही है। हम सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर गाड़ियाँ खाली होने के बाद नहीं चलती हैं, हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो पूरे परिवार से भी हम लोग चक्का जाम करके रोड पे बैठेंगे। देखना होगा कि प्रशासन, ग्रामीणों और ट्रांसपोर्टर्स के बीच इस विवाद का समाधान कब तक निकलता है और क्या। बस्तर की वादियों में अब हिंसा नहीं, बल्कि यहाँ के युवाओं में खेलों का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। जगदलपुर में गुरुवार को बस्तर ओलंपिक का रंगारंग आगाज हुआ। प्रियदर्शनी स्टेडियम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर इस ओलंपिक की शुरुआत की। इसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। सबसे खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में आत्मसमर्पित माओवादी भी शामिल हैं। सरकार ने भी इनकी मुख्यधारा में वापसी के साथ उनके लिए सभी दरवाजे खोले हैं। तो पहली बार है सर, तो मैं जो पहले गुनेल पकड़ी थी तो थोड़ा इंटरेस्ट थे, तो मैं तीर कमान करूंगी करके मैं बोली थी वहाँ। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली फील दैट अप्रिशिएट गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है। इस साल करीब 4.25 लाख लोग भाग लिए हैं और हम देख रहे थे कि उसमें हमारी बहन
बेटियों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत खुशी का विषय है। और आज बस्तर ओलंपिक पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। 3 दिवसीय इस खेल में 3,500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें कुल 11 खेल शामिल किए गए हैं। 13 दिसंबर को समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे और विजेताओं का सम्मान करेंगे। नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में 14 दिसंबर रविवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन 2047 पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर साल 2000 को विधानसभा की पहली बैठक राजकुमार कॉलेज के हॉल में हुई थी। इस साल 14 दिसंबर को रविवार है, लेकिन 25 साल पूरे होने पर नए विधानसभा की पहली बैठक इसी तारीख को रखी गई है, जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। इस सत्र में कुल 4 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत 14 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से होगी और ये दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक गुरुवार दिनांक 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में हुई थी। ये 14 दिसंबर का समय का संयोग ये है। अन्य राज्यों की विधानसभा के तर्ज पर यहाँ भी विधानसभा गैलरी विकसित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, यहाँ की संस्कृति और स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग को जिम्मेदारी दे दी गई है। जांजगीर चांपा के बहेराडीह स्थित किसान स्कूल में राज्य स्तरीय भाजी महोत्सव आयोजित किया गया। भाजी महोत्सव के दौरान भाजी प्रतियोगिता भी हुई और 10 महिलाओं को भाजी दीदी के रूप में सम्मानित भी किया गया। भाजी महोत्सव के दौरान 60 से ज्यादा तरह की भाजियों की जीवंत प्रदर्शनी लगी और इसे लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह रहा। इस भाजी महोत्सव में ओडिशा, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ के कई जिलों के किसानों ने शिरकत की। दीनदयाल भैया और कुंज बिहारी सर के माध्यम से हम पहली बार बहराडीह आए हैं और मतलब बहुत अच्छा लगी, सब बहुत खुशी हुई। आज मैं यहाँ आए हमन भाजी लेके और दूसरा स्थान में आए मैं मला सम्मानित करेगी। कि आप लोगों ने प्राकृतिक तरीके से कृषि का काम चालू किया, तो ये बना रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप चाहे उसको कपड़े में परिणित कर रहे हैं या और अन्य काम में कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो आपका प्राकृतिक स्वरूप है वो बने रहना चाहिए, तब आपकी जो अद्वितीय पहचान बनी रहेगी। भाजी महोत्सव में कलेक्टर, एसपी और पामगढ़ की पूर्व विधायक समेत अन्य अतिथि शामिल हुए और यहाँ सभी ने स्कूल की अनोखी पहल की तारीफ की। और आइए मध्य प्रदेश की खबरें देखते हैं। बालाघाट में नक्सल मोर्चे से आज बेहद बड़ी खबर सामने आई। जिले के 2 सक्रिय नक्सली दीपक और रोहित ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसके साथ ही सीएम ने ऐलान कर दिया कि अब मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। बिरसा थाना क्षेत्र के कोरका स्थित सीआरपीएफ कैंप में दोनों नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए। दीपक पर 29 लाख रुपए और रोहित पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोनों लंबे समय से इलाके में नक्सल गतिविधियों में शामिल रहे थे और सुरक्षा एजेंसियों को उनकी तलाश थी। सरेंडर के पीछे बोनदारी गांव के नैन सिंह मरकाम की हिम्मत रंग लाई। दरअसल दोनों नक्सली ग्रामीण के पास खाना मांगने आए थे। नैन सिंह ने दोनों को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित किया। कांग्रेस के जमाने से नक्सलाइटों की जो बहुत बड़ी समस्या थी, हमने उसको निर्मूलन कर दिया है। करीब करीब हमारे राज्य से आज की स्थिति में मंडला, बालाघाट, डिंडोरी ये नक्सलवादी आंदोलन से मुक्त हुए। लोग रात में आए थे, जो चावल भाजी की थी तो हमने उसको दिए। उसके बाद फिर कहे कि दादी लोग आप सिलेंडर हो जाओ, हम आपको सिलेंडर करा देते हैं, आपको कुछ का दिक्कत नहीं होगा, ना मार पीट ना होगा, कुछ नहीं होगा करके। थाने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के साथ ही निरंतर दबाव का परिणाम ही है कि मध्य प्रदेश अब नक्सल मुक्त हो चुका है। मध्य प्रदेश के लोगों को नए साल में महंगी बिजली का झटका लग सकता है। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने राज्य में बिजली के दाम करीब 10% बढ़ाने की मांग कर दी है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी और प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ याचिका दायर की है। कंपनियों ने अपने घाटे की भरपाई के लिए अगले वित्तीय वर्ष यानी कि साल 2026-27 में प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। बिजली के दाम बढ़ाने के कंपनियों के प्रस्ताव का विरोध अभी से शुरू हो गया है। प्रदेश में सोलर एनर्जी का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, जो काफी सस्ती पड़ती है, जिसके बारे में बहुत प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जीएसटी में कोयले में जीएसटी कटौती कर दी है, जिसके कारण कोयले के रेट घटे हैं, किंतु उसके बाद 10% की वृद्धि का प्रस्ताव अनुचित है। मेरा तो सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है
कि जब भी ये आम सूचना प्रकाशित होती है इसका कड़ा विरोध करें ताकि आगे ये वृद्धि न होने पाए। तय प्रक्रिया के मुताबिक अब राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली कंपनियों की याचिका पर जनता की आपत्तियां बुलवाएगा और फिर जन सुनवाई के बाद प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने पर कोई फैसला लिया जाएगा। जबलपुर के सिहोरा से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां रेत कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सामने एक दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दो हमलावर कारोबारी को पहले बाइक रोककर जमीन पर पटकते हैं और फिर सर में दनादन फायर करके मौके से फरार हो गए। वारदात से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने सिहोरा कितौला तिराहे में शव रखकर चक्का जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार मृतक चिंटू ठाकुर और आरोपी अस्सू विश्वकर्मा एक साथ रेत का कारोबार करते थे। कुछ सालों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। कुछ महीने पहले भी इनके बीच विवाद हुआ था। खितौला से आते हैं, उस रास्ते में एक घटना हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पे पता चला कि एक चिंटू उर्फ धर्मेंद्र है, जिसकी गोली मारकर युवकों द्वारा हत्या कर दी गई है और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और लगातार इसमें जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से जो भी आरोपी आएंगे उनको पकड़ के जो है आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस हमलावर और उसके साथी की तलाश में है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर में मॉर्चरी के पास रखे कंटेनर से दो नवजात बच्चों के अधजले शव मिले हैं। टंकी को अस्पताल प्रबंधन डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस वारदात ने अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए। दोनों शवों का पुलिस की मौजूदगी में 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। पुलिस अब अस्पताल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए टेस्ट और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर हर एंगल से जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कचरे में सुबह 4 बजे आग लगने पर अस्पताल प्रबंधन ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग बुझाने के बाद जब कंटेनर की जांच की गई तो उसमें 2 नवजात बच्चों के अधजले शव मिले। शवों पर प्लास्टिक और पन्नी चिपकी हुई थी। वहीं कचरे से अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बेडशीट भी बरामद हुई है, जिससे बच्चों को बेडशीट में लपेट कर फेंकने की आशंका जताई जा रही है। को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चों के शव उसमें पड़े हुए हैं चलते डस्टबिन में और उसमें अधजले शव हैं वो, तो जिस पर से तत्काल तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारे टीआई कोएफिजा ने वहाँ पर उसमें मर्ग कायम किया और दोनों बच्चों के शवों को वहाँ से रिकवर करके और मॉर्चरी में रखा है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नवजात मृत अवस्था में जलाए गए या जीवित। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उधर ग्वालियर से सामूहिक दुष्कर्म का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसने समाज और भरोसे को फिर से शर्मसार कर दिया है। दो दोस्तों ने युवती को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया और उसके साथ मारपीट करते हुए किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी उसकी मां का दूर का भांजा लगता है और उसका घर आना जाना लगा रहता है। जब वो घर पहुंचा तब युवती अकेली थी। थोड़ी देर से आने का बोलकर आरोपी अपने दोस्त को लेकर आया, जिसके बाद दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मारपीट करते हुए किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। उसने पूरा वाकया सुनाया कि मैं घर में थी और सतीश और राजवीर ने आकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके गलत काम किया। इसी पर से एफआईआर थाना झांसी रोड में दर्ज की गई और रेप के जो धाराएं हैं, बीएनएस की जो धाराएं हैं, उनमें मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अभी उनको जेल भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई इस सूचना में जारी है। पीड़िता ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर इंदौर से, जहां प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एमवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ डॉक्टर्स मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद यहां की व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो एमवाईएच की ओपीडी का है, जहां अंधेरा नजर आ रहा है और मोबाइल की लाइट, मोमबत्ती के साए में गरीब महिला का इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिससे यहां पर अन्य मरीज भी परेशान होते रहे। वहीं हॉस्पिटल अधीक्षक अशोक यादव का कहना है कि कैंसर अस्पताल ब्लॉक में एमपीईबी के काम के कारण कुछ मिनटों की कटौती हुई थी। एमपीईबी ने, चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा है, उसी के पीछे कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, सीटी एमआरआई मशीनें लग रही हैं, तो उसके लिए उन्होंने 5-10 मिनट का ब्रेक मांगा था, शटडाउन मांगा था। तुरंत रिचार्ज करते हैं, जैसा हमें एमपीईबी ने बताया, तो थोड़ी देर के लिए बंद रहना होता है ताकि उसमें कुछ चार्जिंग में गड़बड़ ना हो। तो इसके लिए शटडाउन किया गया था और उसके तुरंत बाद लाइट आ गई थी।
वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े अस्पताल में कुछ मिनटों की बिजली कटौती के दौरान भी उचित बैकअप क्यों उपलब्ध नहीं था। मंदसौर के भावगढ़ थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। परिवार को जहरीला भजिया खिलाया और फिर दुल्हन 9-2-11 हो गई। नांदवेल गांव में शादी के कुछ दिन बाद लुटेरी दुल्हन ने पूरे परिवार को भजिए में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दिया और फिर करीब 50,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। परिवार के सभी 9 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 20 दिन पहले परिजनों ने गाँव के एक दलाल के जरिए 2.5 लाख रुपए देकर दुल्हन को घर लाए थे। शादी के बाद ज्योति नाम की दुल्हन परिवार में घुल मिल कर रही, लेकिन सोमवार को ज्योति ने परिवार को धोखा दिया और पैसों के साथ फरार हो गई। इनके बनारस से एक मतलब लाए थे लाड़ी, मतलब लाए थे वहाँ से बहू, तो वो क्या 15-20 दिन तो अच्छे से रही यहाँ पे इनके साथ और फिर रह के मतलब 15-20 दिन अच्छे से रही हो, घर में मतलब सबको गोलियाँ दे दी, नींद की गोलियाँ मतलब ज़्यादा मात्रा में दी थी। सब इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है अभी। तो एक यूपी से शादी करके एक महिला लाए थे, उसका भी मामला इसमें जुड़ा हुआ है। तो इन मामलों में क्या घटनाक्रम है इसमें पुलिस जाँच कर रही है और जो भी तथ्य आते हैं उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कराची की महिला ने इंदौर में रहने वाले अपने पति विक्की नागदेव पर आरोप लगाया है कि वो अवैध रूप से वीजा के एक्सपायर होने के बाद भी भारत में रह रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका भी दायर कर दी गई है। मामला लगातार बढ़ रहा है। कराची निवासी निकिता के इंदौर निवासी लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पति विक्की नागदेव पर आरोप है कि वो पाकिस्तान का नागरिक है और वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रह रहा है। याचिकाकर्ता पत्नी का दावा है कि विक्की अब उससे तलाक लिए बिना दूसरी शादी की तैयारी में है, जिसे रोकने के लिए उसने याचिका दायर की है। फाइनली जब 20-25 दिन का अंतराल रहा, 1 जुलाई को पहली एप्लीकेशन इन्होंने लॉगिन की है। 1 जुलाई के बाद से जब मैटर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ तो हमने इसका सेकंड रिप्रेजेंटेशन भी दिया, थर्ड रिप्रेजेंटेशन भी दिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और फाइनली मेरे द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हमारी जो टीम है एडवोकेट्स टीम द्वारा उसको पोस्ट किया गया और उसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो विवशता में फिर हाईकोर्ट में हमने पिटीशन मूव की। निकिता ने पीएमओ के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी शिकायत की है। मामले में आने वाले 2-3 दिन में पेशी संभव है। श्योपुर में आवारा पशुओं की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे परेशान होकर के किसानों और आमजन की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। विधायक बाबू जंडेल समेत अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पांडोला गांव से सैकड़ों गायों को 18 किलोमीटर हाँककर श्योपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रशासन ने एहतियातन कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। गेट बंद देखकर विधायक गेट पर चढ़ गए और मोहन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मोहन यादव को शर्म आना चाहिए। वो कहता कि मैं कृष्ण को मानता हूँ, अगर तो भगवान कृष्ण को मानता है तो ये गौ माता क्यों भटक रही है। इसलिए मजबूर होकर हमने बाजार में प्रदर्शन किया, गौ माता का कलेक्ट्रेट पे एक ज्ञापन दिया और ये लड़ाई मैं भोपाल में भी लड़ूंगा और मोहन यादव का बंगला को घेरूंगा अगर गौशाला चालू नहीं हो तो। विधायक ने गेट के ऊपर बैठकर ही ज्ञापन पढ़ा और प्रशासन को सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आगे आंदोलन और तेज होगा। उज्जैन नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए 8 बड़े टैक्स बकायादारों की संपत्तियों पर तालाबंदी कर दी। इन सभी पर कुल 1 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन लगातार बकायादारों को नोटिस जारी कर रहा है। बावजूद इसके जब कई बकायादारों ने भुगतान नहीं किया तो निगम ने सीधे तालाबंदी शुरू कर दी है। मामले में निगम आयुक्त का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद भी अगर भुगतान नहीं किया गया तो लोक अदालत के बाद भी कार्रवाई जारी रहेगी। सभी पे सख्ती से कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है। राजस्व जो बकाया है जो निगम को दे है वो आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील कर रहा हूं कि आने वाली लोक अदालत में बढ़ चढ़ के हिस्सा दें और ये राजस्व जमा करें निगम के कोष में। और ये जो निगम के कोष में राजस्व आता है ये जनता के लिए ही पैसे खर्चे होते हैं। तो आप सभी के माध्यम से पुनः अपील है, जितने भी नोटिस जारी किए हैं उन सभी में आगामी कार्रवाई जारी रहेगी लोक अदालत के बाद भी। और क्योंकि क्लोजिंग आने वाली ईयर की तो जितने भी राजस्व बकायेदार हैं उन सभी से आपके माध्यम से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोन कार्यालय में और या फिर ऑनलाइन अपने राजस्व का जो जमा है उसको कराएं। नगर निगम आयुक्त ने अपील भी की है कि लोक अदालत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बकाया राशि जल्द से जल्द जमा करें।
और 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए टॉप 100 स्पीड न्यूज अविनाश कर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।